अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 22, लेकिन उससे पहले हम चैप्टर 21 के कुछ पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 हमने ऑलरेडी कर लिया था इसका। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, द प्रिपरेशन ऑफ वर्किंग पेपर्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट द ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल डिटरमाइनिंग द फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्किंग पेपर्स। इसके आंसर में आपने ये सब मेंशन करना है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, साइज एंड कम्प्लेक्सिटी, ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल्स जो भी यूज़ किए जाते हैं, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, परफॉर्म एविडेंस और एक्सेप्शंस की नेचर और सिग्निफिकेंस, ये आपने इसके आंसर में मेंशन करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द फॉलोइंग इज एन ऑडिट वर्किंग पेपर प्रिपेयर्ड बाय एन असिस्टेंट ऑन द विलियम्स ऑडिट। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? Criticize the above working paper that you are reviewing as a senior auditor on 31st December audit of William Incorporation. You will receive credit for proper points you bring up and lose credit for improper ones. ठीक है। अब उसने यहाँ पे आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसमें यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय रिव्यूड बाय, इसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है इसको, और उसमें जो भी इसमें मिस्टेक्स हैं वो आपने देखनी है, इसको प्रॉपरली आपने रिव्यू करना है। जो इसका बैलेंस है वो भी जो है वो मेरा ख्याल है इक्वल नहीं आ रहा होगा। और यहाँ पे इसने जो है वो मार्क किया है ये हार्ट शेप का, और उसके नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ठीक है। मतलब ये कि एग्रीड टू जनरल लेजर, ये अगर तो जनरल लेजर से एग्रीड है तो यहाँ पर इसको मेंशन नहीं होना चाहिए था। ठीक है। अगर ये जनरल लेजर में मौजूद है, मैच कर गया था, तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो इसका हम आंसर देखते हैं कि क्या होगा। ये इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर है। इसको आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें या चाहे आप वीडियो पॉज करके इसको देख लें, इसको नोट करें और इसको स्टडी करें। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप कह सकते हैं कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है। ये इस क्वेश्चन 3 का आंसर है, इसको आप स्टडी करें और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चंस हैं, इसमें जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है वही आंसर्स करने हैं। जो क्वेश्चन है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे केस सिनेरियोज है, लेकिन आपने इसका जो आंसर लिखना है वो आपने वही लिखना है जो आपने यहाँ पे चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन 4 में हमारे पास रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ अबव इशूज़। कैन ऑडिटर डिस्कार्ड एनी ऑडिट डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज ओपिनियन आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ठीक है। ये हमने इसके बाद में हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। ठीक है। द चेंजेस दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड ड्यूरिंग द फाइल असेंबली प्रोसेस, citing 3 such examples और circumstances and which it becomes necessary to perform new procedures और add new, ये सारे हमने जो है वो पढ़ा है। ठीक है। आपको पता है इसका आंसर्स कि जब तक रिटेंशन पीरियड होता है, रिटेंशन पीरियड मिनिमम जो है 5 ईयर्स का होता है, तो वो तब तक जो है आप उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते, आपको रिटेन करना पड़ता है। और उसके बाद जो चेंजेस आती हैं फाइनल असेंबली प्रोसेस के बाद, उसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो सकती हैं? डिलीटिंग और डिस्कार्डिंग सुपरसीडेड डॉक्यूमेंट, ये जो आपने सॉर्टिंग एंड क्रॉस रेफरेंसिंग, साइनिंग ऑफ, ये वाला आपने पढ़ा था, ये आ जाएगा। और सर्कमस्टेंसेस इन विच इट बिकम नेसेसरी टू परफॉर्म, जो आपने देखा था कि अगर कोई इस तरह के इश्यूज आ जाएँ जो मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हो जाए तो उसके बाद जो है क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं वो आपने इसमें मेंशन करना है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट असम्बली ऑफ हिज फाइनल ऑडिट फाइल। ये हमने पढ़ा था कि ये अपनी फर्म्स की अपनी पॉलिसीज होती हैं, लेकिन वैसे जो है वो मिनिमम विद इन 60 डेज जो है वो आपने इसको करना होता है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, within 60 days from the auditor's report। ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सालिम लिमिटेड वाज साइन ऑन 30th April 16। आफ्टर इश्यूएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटर वाज इन्फॉर्म दैट अ मेजर डेटर हैज बिकम बैंकरप्ट। स्पेसिफाई द मैटर्स दैट ऑडिटर वुड बी रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट इन द अबव सिचुएशन। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो गया तो आपने क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका ये आंसर हमारे पास है जो हमने फ्लो चार्ट में भी पढ़ा था। इसका एक यहाँ पे आपने प्रिकॉशन है कि बी केयरफुल अबाउट रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स टू स्पेसिफाई मैटर्स टू द डॉक्यूमेंट। अब उसने ये कहा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। ये नहीं कहा कि क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं। तो इस बारे में जो है वो आपको केयरफुल रहना है। ठीक है। रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़नी है, उसके बाद उसको आंसर करना है। चैप्टर 21 हमारा कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 22 रिव्यू इंगेजमेंट आज स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। मैं आपको इसका जस्ट ओवरव्यू दे देती हूँ एक फ्लो चार्ट की शेप में, और बाकी जो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम पढ़े हैं टाइप्स ऑफ इंगेजमेंट, इसका जो बेसिक ओवरव्यू हम दे रहे हैं। अच्छा, इंगेजमेंट की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है। वास्ट रेंज है, लेकिन जो मेजर टाइप्स हैं वो इंश्योरेंस इंगेजमेंट है और नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट है। नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट को और रिलेटेड सर्विसेज भी कहते हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस इंगेजमेंट में इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड होती है और इंश्योरेंस इंगेजमेंट में आप इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट से ज़ाहिर हो रहा है कि आप इसमें कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। अब इंश्योरेंस इंगेजमेंट के आगे क्या टाइप्स हैं? रीजनेबल इंश्योरेंस इंगेजमेंट और लिमिटेड इंश्योरेंस इंगेजमेंट। रीजनेबल इंश्योरेंस इंगेजमेंट की हमने एग्जांपल पढ़ी थी ऑडिट, और लिमिटेड की हमने पढ़ी थी रिव्यू। ठीक है। ये ऑलरेडी हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया, बस यहाँ पे एक दफ़ा मतलब ओवरव्यू ही लेना है आपने।
ठीक है। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के केस में जो ऑडिटर जो आईएसएस को फॉलो करता है, जो आईएसए कह रहा था वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। और लेकिन जो है नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट में ऑडिटर ने जो है वो क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है। जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए क्लाइंट कहेगा, ऑडिटर ने वो परफॉर्म करने होते हैं। अब नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट के आगे क्या टाइप्स हैं? कंपाइलेशन, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और अदर बहुत सारी एग्जाम्पल होते हैं जो हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है, ठीक है। अब कंपाइलेशन में क्या होता है कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स, अब इसमें यह है कि आपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है। तो जैसे आपको क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देगा, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करना है। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स मतलब ये कि जो उसने प्रोसीजर्स आपको कहे हैं, आपने उसी के ऊपर परफॉर्म कर देना है। यहाँ पे भी एश्योरेंस प्रोवाइड नहीं, मतलब यहाँ पे भी हम ये कहेंगे कि एश्योरेंस क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही, क्योंकि ये क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस पे जो है हम इंश्योरेंस नॉन इंश्योरेंस इंगेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं की जाती। अब अगर हम ये कहें कि क्या एक ऑडिटर कंपाइलेशन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स को एश्योरेंस एंगेजमेंट के साथ ये सर्विसेज दे सकता है और किसी क्लाइंट को कि नहीं, तो हम इसका ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट अराइज हो सकता है। तो इसलिए जो है वो दोनों केसेस को साथ परफॉर्म नहीं कर सकता ऑडिटर, ठीक है। अगर वो क्लाइंट कहेगा कि आप हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑडिट करें तो आप हमारे कैश फ्लो भी बना दें, तो आप नहीं बना सकते। आप उनको गाइड कर सकते हैं अगर कहीं पे उनको इशू है, लेकिन आप उनको बना के नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था बेसिक सा चैप्टर 22 का। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट हम कल करेंगे इंशाल्लाह। बस ये थोड़े बहुत चैप्टर्स हैं हमारे 23 एंड 24, तो इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।